प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वही छूटा हुआ भाग मुगल सैन्य प्रणाली, मनसबदारी प्रथा एवं खानवा का युद्ध। इसका हम लोग पढ़ेंगे शेष भाग। भाग कौन सा होगा बच्चों? वो होगा तीसरा भाग। ठीक है, चलिए तो इसमें बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं। आगे जो हमको पढ़ना है उस पर हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। अभी इसमें बच्चों हम लोग तोपखाने के बारे में पढ़ चुके हैं, मुगल काल के तोपखाने के बारे में। जैसे मुगल काल में तोपखाने को साम्राज्य की ताला कुंजी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि साम्राज्य जो है जो स्थापित हुआ उसमें तोपखाने की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन आकार में बड़ी तोपें, बाद में चलने के बाद में जो है इसमें बहुत सारा सुधार किया गया। और इस सुधार के लिए जो है ये यूरोपियन नागरिकों को, यूरोपियन जो है सेनाध्यक्षों को, यूरोपियन टेक्नीशियनों को इन्होंने भर्ती किया। और विभागाध्यक्ष को क्या कहा जाता है बच्चों? तोपखाने के बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हमने उस पर पहले वाले पार्ट में भी बताया है। मीर अतीफ या दरोगा ए तोपखाना, कुछ भी हो सकता है, दोनों में विकल्प में कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों चीज़ कहा जाता है, मीर ए अतीफ या दरोगा ए तोपखाना। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मुगल काल में तोपखाने के प्रकार। तो बच्चों देखिए, मुगल काल में तोपखाने की जो शाखाएं होती हैं वो तोपखाने को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। जैसे एक में भारी तोप, एक में हल्की तोप। तो ऐसे में दो शाखाएं होती थी। पहला नंबर है जिन्फी तोपखाना या तोपखाना ए जिन्फ, जिन्फी तोपखाना या तोपखाना ए जिन्फ। और दूसरा क्या होता था? दूसरा होता था बच्चों दफ्ती तोपखाना, दफ्ती तोपखाना। इसे एक प्रकार से हल्का तोपखाना भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जिन्फी तोपखाने के बारे में। देखिए, जिन्फी तोपखाना जो होती थी ये भारी तोपें होती थी। ठीक है, भारी तोपों को बारे में, भारी तोपों जो उनकी श्रेणियाँ बनी थी एक प्रकार से हल्की और भारी तोपों के बीच में। तो जो भारी तोपें होती थी उनको कहा जाता था जिन्फी तोपखाना। ये तोपें भारी होती थी। एक प्रकार से इनको खींचने के लिए सैकड़ों व्यक्तियों या सैकड़ों बैलों की ज़रूरत पड़ती थी, इतनी बड़ी होती थी। इसीलिए इनका प्रयोग जो है युद्ध भूमि में तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि युद्ध भूमि में तोपों की दिशाएं बदलनी पड़ती है, कहीं इधर कहीं उधर। तो इसमें क्या उनको कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता था? इनका प्रयोग शत्रु के किले को घेरने, जैसे किसी किले को घेरना है, किसी किले को जीतना है, तो सैकड़ों व्यक्तियों या बैलों को द्वारा हिंचवा कर इनको ले जाकर किले के चारों तरफ घेर लिया जाता था। और अच्छी, क्योंकि मारक क्षमता भी ज़्यादा होती थी, भारी तोपें होती थी, तो इनको जो है वहाँ पर इनको प्रयोग किया जाता था। और दूसरा कार्य क्या होता था इसमें? देखिए, घेरने और किले की दीवारों को तोड़ना। दूसरा कार्य अपने किलों की सुरक्षा करना, यानी अपने किले की दीवारों पर इनको अस्थायी रूप से लगाकर अपने किले की सुरक्षा की जाती थी। ठीक है बच्चों, और भारी होने के कारण बरसात के मौसम में इनको खींचना जो है बहुत ही कठिन होता था। खास करके आज के समय की तरह बच्चों रोड तो बनी नहीं थी। आज हम लोग चाहे बरसात का मौसम हो, चाहे जो भी मौसम हो, हम लोग कहीं भी आ जा सकते हैं बिना रोक टोक, इसलिए कि हर समय हम लोगों के पास जो गाड़ियां हैं, मोटर बाइक, चाहे कितना भी पानी बरसता रहे लेकिन सड़कें जो है हर समय ठोस ही रहेंगी। तो आज के समय में रोड है, पहले रोड नहीं होती थी, पहले पगडंडियाँ होती थी या फिर कच्ची सड़कें होती थी। तो उस समय पानी बरस जाता था, तो पानी बरसने के बाद जो है क्या होता था, तो ज़मीनें गीली हो जाती थी। और ज़मीन जब गीली हो जाती थी तो उसमें जो है तोपों, चूँकि तोप भारी होती थी तो इनके पहिए जो है उसमें धंसते थे। तो ऐसी स्थिति में सैकड़ों व्यक्तियों और सैकड़ों बैलों के लिए भी ये कार्य दुष्कर होता था, इतनी भारी तोपें होती थी। चलिए, और इस प्रकार की भारी तोपों में जो प्रमुख तोपें हैं, भारी तोपों में यानी जो खाना है जिन्फ में जो भारी तोपें होती थी उनको कफ्का फीलकफ तोपें कहा जाता है, गावकफ तोपें कहा जाता है, फतेह मुबारिक, शेर दहाड़, किफ़र कफ़ा। ये 5 प्रकार की तोपें प्रमुख हैं। बाकी भारी तो और भी तोपें थी, लेकिन ये 5 तोपें जो हैं प्रमुख हैं: फीलकफ, गावकफ, फतेह मुबारिक, शेर दहाड़, किफ़र कफ़ा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जो तोपें होती थीं
ठीक है। इसके अतिरिक्त भी ऐसी तोपें होती थीं जो 1 मन से भी अधिक भार का गोला फेंक सकती थी, यानी 40 किलो से भी अधिक वजन का गोला फेंकने की क्षमता उसमें होती थी मुगल काल में, इससे भी भारी होती थी। और ऐसी तोप का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, यानी 40 किलो या 1 मन से अधिक भार का गोला फेंकने वाली तोपों का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। और अकबर द्वारा जो विशेष तोप बनाई गई थी उसमें 17 नली, क्या किया गया था, 17 नलियों को एक साथ जोड़कर एक तोप बनाई गई थी, जिससे एक साथ ही 17 फायर किया जा सकता था। 17 नलियों को जोड़कर, ठीक है। जैसे गाटलिन गन, मित्रेल गन, उन्हीं के आधार पर तोप बनाई गई थी। मान लीजिए गाटलिन गन ये सब तो बाद की बंदूकें हैं जो कि गोलियों के आने के बाद बनाई गई, लेकिन उसी समय 17 नलियों को एक साथ मिलाकर बनाया जिससे 17 फायर किया जा सकता था। अब देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे हल्के तोप खाने के बारे में, वो है दस्ती तोप खाना। इसमें क्या होता था, जो मस्केटें होती थी और हल्की तोपें, यानी बंदूकें एवं हल्की तोपों को दस्ती तोप खाना भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों बंदूकें जो होती थी एक प्रकार से छोटी तोप होती थी, या तोप जो होती थी एक प्रकार से बड़ी बंदूक होती थी, बड़ी मस्केट होती थी। तो इनमें जो हल्की तोपें एवं बंदूकों को या मस्केटों को दस्ती तोप खाना कहा जाता था। ये जो है मैदानी युद्ध में प्रयोग किया जाता था, अर्थात युद्ध के मैदान में प्रयोग किया जाता था, जिनका आवश्यकता पड़ने पर तोपों को इधर से उधर किया जा सकता था। ठीक, अब देखिए एक ऐसी हल्की तोप बनवाए थे जिसका कहा जाता है मर्दम कफ। ये तोप इतनी हल्की तोप थी जिसे एक व्यक्ति जो है उठाकर आसानी से चल सकता था, एक व्यक्ति उठाकर चल सकता था, इसका मतलब इतनी हल्की तोप थी। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी में वो मारक क्षमता उसकी अच्छी थी, हल्कापन उसमें बाद में आया, हल्का किया गया और मारक क्षमता अच्छी थी। ये इसीलिए चला इसका निर्माण किया गया कि जैसे कहीं पर जाना हो तो एक सैनिक आराम से उसको उठाए और लेकर चल दे, जाके फिर से लगा के तोप चलाना शुरू कर दे, अर्थात तोपची स्वयं इसका प्रयोग कर सकता था, उठा कर ले जा सकता था। ठीक है बच्चों, और किलों की सुरक्षा के लिए जो लगी तोपें होती थी उनको कहा जाता था बुर्जी तोप। बुर्ज माने किला होता है, किले की चोटी, तो वो किलों पर लगाई जाती थी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तलवार के बारे में। मुगल काल में जो तलवारें होती थी ये 3 प्रकार की होती थी। 3 प्रकार की प्रमुख तलवारें जो होता था, पहला नंबर शमशीर। शमशीर क्या होती थी, ये छोटी और साधारण तलवार, जो खास करके तलवार जो सैनिक प्रयोग करते थे वो शमशीर कहलाती थी। साधारण सी तलवार जो हर व्यक्ति, हर सैनिक प्रयोग करता था। दूसरी तलवार जो होती थी ये क्या की, ये सीधी होती थी, काफ़ी चौड़ी होती थी, 4 फुट लंबी होती थी। ये क्या की जाती थी, युद्ध के मैदान में नहीं, ये बहादुर सिपाहियों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती थी। ठीक है बच्चों, आफा शमशीर जो होती थी ये बहादुर सिपाहियों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की हो जाती थी, जो कि सीधी बिल्कुल होती थी और काफ़ी चौड़ी होती थी, 4 फुट लंबी होती थी। ठीक, और फिरोही ये एक खतरनाक एवं भयानक किस्म की तलवार होती थी, जो इतनी तेज होती थी कि अगर सिर पर किसी सैनिक को वार किया जाए तो ऐसे फाड़ते हुए वो कमर के लंबाई तक के भार को फाड़ सकती थी, यानी कमर तक का भार वो काट सकती थी, इतनी तेज होती थी, इतनी खतरनाक होती थी। अब देखिए धनुष बाण के बारे में। मुगल काल में बच्चों जो धनुष बाण होते थे, धनुष जो है बाँस, लोहे, लकड़ी एवं हाथी दांत के बने होते थे, और धनुष की डोरी जो होती थी वो रेशम की बनी होती थी और जानवरों की खाल से बनी होती थी, जानवरों के चमड़े से बनी होती थी। ठीक, धनुष के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। नंबर 1 तक्षकमान, नंबर 2 कंठ कमान। बच्चों तक्षकमान जो है ये पृथ्वी पर रखकर पैर के अंगूठे से दबाकर तीर छोड़ा जाता था, अर्थात ये बहुत लंबा होता था। तक्षकमान लंबा धनुष होता था, पृथ्वी पर रखकर सबसे पहले उसको पैर के अंगूठे से दबा लिया जाता था, फिर एक हाथ से पकड़कर तीर छोड़ा जाता था।
ठीक। कंठ कमान ये अत्यंत तेज होता था, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती थी, अर्थात ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसकी तीरों की गति बहुत ज़्यादा होती थी। इतना गति ज़्यादा होती थी कि हाथी के पेट को भी पार कर सकती थी, इतना तेज होती थी। यानी हाथी के पेट को भी फाड़कर उसमें घुस कर पार हो सकती थी, हाथी के पेट को भी भेदने की उसमें क्षमता थी। और उसमें बाण जो होते थे बच्चों, जो बाण होते थे, तीर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, तीर जो होते थे ये जो है जहर से बुझे होते थे, आगे इसमें जो है जहर बुझाया जाता था। और ये गाय भैंस गधे आदि की हड्डी के बने होते थे। ठीक। ढाल जो होती थी ये तलवारों को रोकने का कार्य करती थी। बच्चों ये जो बाण होते थे गाय भैंस गधे हड्डी आदि की हड्डी से बने होते थे। हड्डी क्योंकि जो सीधी हड्डी होती थी उनका प्रयोग चाहे जैसे भी हो सकता है। इनका जो फल आगे का लगा होता था ये हो सकता था हड्डी का बना होता, हालांकि हो सकता है सीधी हड्डियों का प्रयोग किया जाता रहा हो। ठीक है, उस समय हो सकता है गायें लंबी होती रही हो, इसलिए हड्डियां जो है सीधी मिल जाती रही होगी, भैंस और गधे। ठीक। चलिए, तलवारों को रोकने का कार्य कौन करती थी? ढाल। ढाल जो है खास करके ये ढाल जो बनी होती थी गाय हाथी गैंडे की खाल से बनी होती थी। बच्चों ये गैंडे का खाल जो होता है ये समझ लीजिए बुलेट प्रूफ होता है। गैंडे का जो चमड़ा होता है ये बुलेट प्रूफ होता है, इसको एक गोली भी पार नहीं कर सकती। ठीक है, और इन्हीं खालों से ढाल बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो है ढालें जो होती थी वो लोहे की भी बनाई जाती थी। ठीक है बच्चों, एक होता था हथियार तवर। तवर बिल्कुल कुल्हाड़ी के आकार का होता था। कुल्हाड़ी आप लोगों ने देखा है जिस पर ऐसे एक लकड़ी का हत्था लगा होता था। ठीक है, हत्था लगा होता था, उसके बाद ये बगल में ऐसे और ये ऐसे जो है ये कुल्हाड़ी के आकार का होता था, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे ही एक हथियार होता था जिसे तवर बोला जाता था। ठीक। उसके बाद है तरंग आला। इसकी बनावट जो है तवर आला के समान यानी तवर के समान, डंडा थोड़ा तवर से लंबा होता है, अर्थात एक प्रकार से लंबी कुल्हाड़ी है जिसको हम लोग कह सकते हैं लंबे बेंट का फरसा। ठीक, इसी तरह बिल्कुल लंबा होता था उसका, ऐसे बेंट लंबा और जो है ये जो है उसी तरह ऐसे बिल्कुल इसी तरह बनावट इसी प्रकार। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लंबा, जैसे बेंट ये जो है थोड़ा सा लंबा होता था। चलिए, और इसके अतिरिक्त जो हथियार होते थे जैसे गोफन बच्चों वही है दो रस्सियों जिसको आपको हमने पढ़ाया था सिकंदर वाले में सेकंड पेपर और सेकंड पेपर के यूनानी में। गोफन वही दो रस्सियों में थोड़ा सा एक छोटा भाग, बीच वाला भाग थोड़ा सा चौड़ा कर दिया जाता है, उस पर ईंट का टुकड़ा रख दिया जाता है या पत्थर का टुकड़ा, उसको घुमा कर एक को छोड़ दिया जाता है, तो उसे कहते हैं गोफन। बच्चों इसका प्रयोग खास करके पहले जो है जब हम लोग छोटे थे तो इसका प्रयोग खास करके मक्का की खेती अगर है तो उसमें जो है जो चिड़िया वगैरह लगती हैं तो उनको उड़ाने का कार्य उड़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। तो गोफन को घुमा कर ऐसे ईंटों को फेंका जाता था तो वहाँ जो चिड़िया होती थी वो उड़ जाती थी। तो ये वही गोफन है जो उस समय अच्छा प्रयोग होता रहा होगा युद्ध के मैदान में। और बड़े गोफन का प्रयोग चूँकि उस समय युद्ध के मैदान में प्रयोग करना है तो इनका अभ्यास भी कराया जाता रहा होगा। ठीक है, और उस समय हो सकता है शरीर से व्यक्ति ताकतवर होता था और ये बड़े बड़े पत्थरों को भी इससे फेंका जाता था। जब हम लोग आज लगभग आधा kg के पत्थर इससे फेंक सकते थे इस समय, तो इसका मतलब उस समय बड़े बड़े पत्थरों को जरूर फेंका जा सकता था इससे। खंजर छोटी सी चाकू आप लोग परिचित ही हैं, बिल्कुल इसी आकार में, हाँ बिल्कुल ऐसे आकार में होती थी। कटार, खंजर बच्चों इस तरह नहीं, ये जो है ये है कटार। खंजर जो है बिल्कुल सीधी आकार में होती थी ऐसे इस तरह। ठीक, गुप्ती, अंकुश जो हाथी को जो क्या बोलते हैं अंकुश होता है बच्चों, देखा जाए तो बिल्कुल डंडे में लगा हुआ ऐसे भाला नुमा, और ऐसे ये ऐसे रहता है, ऐसे भाला बिल्कुल भाले की तरह। ठीक,
जाम्बिया, ये भी एक प्रकार से छोटे छोटे हथियार होते थे। अंकुश देख लीजिए लिख उठा है, एक प्रकार का भाला होता था। जाम्बिया एक प्रकार से आरीनुमा खंजर होता था। आरीनुमा खंजर का मतलब ऐसे बच्चों देखिए बनावट हम आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा, ऐसे बिल्कुल एक भाग ऐसे होता था, दूसरा भाग ऐसे 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 करके ऐसे। ठीक, चलिए सैनिक भर्ती एवं वेतन, इसमें क्या किया जाता था सैनिक भर्ती में? इसमें सभी जातियों को, हिंदू मुस्लिम आदि सभी को सेना में भर्ती किया जाता था मुगल काल में। ठीक, सम्राट द्वारा जो भर्ती सैनिक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आहदी। बच्चों इस जो है चैप्टर से प्रश्न जरूर आता है, इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से याद करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सम्राट जिन सेनाओं को भर्ती करता था उन्हें कहा जाता था आहदी। आहदी घुड़सवार बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं। मनसबदारों या किसी बड़े अधिकारी द्वारा जो भर्ती सैनिक होते थे उन्हें कहा जाता है दखली, जो मनसबदारों की सेना जो होती थी। यानी सम्राट जो भर्ती करे यहदी, मनसबदार जो भर्ती करें दखली, और मनसबदारों की सहायता के लिए जो सैनिक होते थे उनको कहा जाता था कुकमी। युद्ध का सामान रखने वाले अधिकारी को कहा जाता था सलाहदार। आवश्यकतानुसार जो अस्थायी सेना होती थी इनको कहा जाता था सरबंदी। अस्थायी सेना यानी जिनको युद्ध के समय भर्ती किया जाए और बाद में इनको निकाल दिया जाए। ठीक है बच्चों, इस समय जो जातियाँ भर्ती होती थी खास करके लड़ाकू वर्ग जो होते थे उन्हीं को भर्ती किया जाता था। और मुगल सेना में जो भर्ती होते थे, पहली बात तो मुगल होते थे, भील ये जंगली जाति, मेवाती राजपूत होते थे, तुर्क होते थे, ईरानी जातियाँ होती थीं, ईरानी मुस्लिम होते थे, अफ़गानी अरब आदि जातियों के लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेना के सभी अंगों का जो प्रधान सेनापति है उसे वो कौन होता था? सम्राट। ठीक, आगे मुगल सम्राट। और सभी सैनिक हिसाब किताब वेतन विवरण सहित आदि का उत्तरदायित्व जो होता था ये किस अधिकारी के अंतर्गत रहता था? मीर बख्शी या बख्शी उपमलिक। बच्चों इतना ध्यान देना, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मुगल काल में वेतन विवरण का हिसाब रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, मीर बख्शी या बख्शी उपमलिक। और नौसेना का जो प्रधान सेनापति होता था उसे कहा जाता था मीर बहारी। ठीक है बच्चों, मीर बहारी। पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता होगा आपको। देखिए नौसेना, अभी इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं कि नौसेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च अधिकारी उसे बोला जाता था नाखुदा, क्योंकि वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके अंतर्गत सारी व्यवस्था निर्भर करती थी, नौकाओं सारी व्यवस्थापक मैनेजमेंट। ये नौसेना का जो सेनापति होता था उसको मीर बहारी कहा जाता था। मीर बहारी कहा क्योंकि ये सेनापति होता था जो नौसेना का युद्ध में प्रयोग करता था। युद्ध में नेतृत्व करने वाला जो सेनापति होता था उसे मीर बहारी कहा जाता था। अब बाकी सर्वोच्च जो कमांडर होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो है नाखुदा। समझ गए? जिसके अंतर्गत रख रखाव व्यवस्था, ठीक है, लंगर उठाना, लंगर आगे बढ़ाना, सारा मैनेजमेंट जिसको संभालना है वो होता था नाखुदा। और जो सिर्फ युद्ध के मैदान में सेना का नेतृत्व करता था वो होता था मीर बहारी। ठीक है बच्चों। हाँ, बाकी ये पढ़ते हैं हम लोग मुगल काल की वेतन व्यवस्था। बच्चों वेतन व्यवस्था में सम्राट की सेना, मतलब जो मुख्य सेना होती थी, राजा की जो सेना होती थी, राष्ट्रीय सेना और तोपखाने एवं पैदल सैनिकों को जो सम्राट की ओर से जो भर्ती किए गए, राष्ट्रीय सेना या राष्ट्र की जो प्रमुख सेना, तोपखाने और पैदल सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, और मनसबदारों की जो है, मनसबदारों को क्या होता था? वर्ष में 2 बार यानी छमाही वेतन इन सबको मनसबदार को इकट्ठा पैसा सम्राट दे देते थे 6-6 महीने पे, और उसी पैसे से ये जो है अपने सैनिकों को तनख्वाह वेतन वगैरह देते थे।
वर्ष में 2 बार इनको पैसा मिलता था मनफबदारों को, और उसी पैसे से चाहे वो महीने में दे चाहे छमाही ही दे, ठीक। और इसी से मनफबदार अपने सैनिकों को वेतन देता था, ठीक। और युद्ध में जो सैनिक मारे जाते थे तो उन्हें सैनिक परिवारों को पूरा या आधा वेतन भत्ते के रूप में प्रदान किया जाता था। भाई युद्ध में सैनिक हैं, मर गए, उनके परिवार का देख रेख कौन करेगा, तो इसके लिए सम्राट की ओर से या तो पूरा वेतन या तो आधा वेतन भत्ते के रूप में यानी व्यवस्था के रूप में प्रदान किया जाता था। इसके अतिरिक्त युद्ध में कोई बड़ा कार्य और बहादुरीपूर्ण कार्य कोई दिखाए, साहसिक कार्य दिखाए, तो उसके लिए क्या किया जाता था, प्रोन्नति यानी प्रमोशन, प्रोन्नति दी जाती थी। युद्ध में उपाधियां उसको अलग दी जाती थी, उसको शाही वेशभूषा भी प्रदान की जाती थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त धन या स्वर्णाभूषण आदि जो है उपहार स्वरूप प्रदान किया जाता था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बचा है प्रशिक्षण। अब देखिए सम्राट की ओर से नियमित प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, यानी मुगल काल में भी सम्राट की ओर से कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती थी। हाँ, शाही निरीक्षण के समय सैनिकों को परेड कराया जाता था। जब राजा साहब आते थे, सम्राट आता था, निरीक्षण करता था सैनिकों का, जैसे आज 15 अगस्त 26 जनवरी को किया जाता है, हमारे राष्ट्रपति महोदय के सामने संपूर्ण सैनिकों का परेड कराया जाता था, तो ऐसे ही जो है उस समय भी किया जाता था। घोड़ों एवं घुड़सवारों को परेड के अभ्यास हेतु एक खेल खिलाया जाता था जिसे चौगान कहा जाता है। जो चौगान खेल होता है, इससे क्या होता है, घुड़सवार जो होते हैं अधिक ट्रेंड होते हैं, ऐसा खेल ही है ये, ठीक है बच्चों। घोड़ों एवं घुड़सवारों के अभ्यास के लिए चौगान खेल अधिक प्रचलित था। और शिकार के समय बादशाह अपने साथ सेना भी ले जाता था और इन सैनिकों का अभ्यास भी हो जाता था, अर्थात दौड़ते धूपते इन सैनिकों की ट्रेनिंग भी हो जाती थी, अभ्यास भी हो जाता था और उसी में उनका परेड भी हो जाता था, ठीक है बच्चों। चलिए ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों खानवा का संग्राम, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।